सामने। मेरे को खासकर 2021 के बाद से ना जब इंडियन टीम पाकिस्तान को हराती है मेरे को दिल से इतना सुकून आता है। और व्हाट अ प्लेयर ही इज, क्या खूब शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। और जब भी इंडियन टीम मुसीबत में फंसी है देखकर ऐसा लगता है कि बुमराह आते हैं और जब उनका मन होता है वो विकेट चटका के निकल जाते हैं। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वही था रिजवान की, जैसी पिच थी उस हिसाब से लगातार आप हिट नहीं कर पाएंगे, तो टिक कर खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखिए मिनी हार्ट अटैक जो है ना वो पाकिस्तान की इनिंग्स में नहीं आया है, वो इंडिया की इनिंग्स में दे दिया था मंथ ने, जब एक ही ओवर में एक बार फर्स्ट के ऊपर से चली गई बॉल, उसके बाद फिर से वो बचे। मतलब ऐसा पन था कि यार तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मैच क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग मैच। बिल्कुल वजह यही थी कि उनको भी पता है सूर्या में बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है, अगर वो 2-3 बॉल डॉट करेंगे तो अगली बॉल वो छक्का मारने हिट मारने जरूर देखते हैं। अब क्या कहेंगे आप? मैं अभी भी यही बोलूंगा कि यशस्वी को लेके आओ, वो ओपनिंग के लिए सबसे बेहतर पोजीशन है उनके लिए। यशस्वी जायसवाल सबसे अच्छा वहाँ पे कर सकते हैं, और विराट कोहली की सबसे बेहतरीन पोजीशन है नंबर 3 में, क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी वहाँ पे और कल हमने कई बार देखा रिंकू सिंह बैठे हुए थे बाहर, बार बार कैमरा भी फोकस हो रहा था और काफी सारे मीम्स भी आए कि जब आप में टैलेंट हो और कोई आपको पहचान न दे, देखे ना। और साथ में उनके देश वाले बात नहीं कर रहे, हम क्या बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करने लायक ही नहीं है। हेलो, वेलकम, नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिकलेन और मैं हूं आपके साथ तुलिका श्रीवास्तव। अगर आपने कल भारत पाकिस्तान का मैच देखा है तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें ये जरूर बताइएगा कि आपने एक मिनी हार्ट अटैक तो मिस कर दिया, क्योंकि ये मैच एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुका था जहां मैं भी बोलने के लिए मजबूर हो गई कि भाई मेरे को तो धक धक हो रहा है। जोक्स असाइड, पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी कि लो स्कोरिंग मैच होगा इस पिच पर, जो हमने पुराने मैच देखे थे, और ऐसा लग रहा था कि शायद मजा ना आए। लेकिन किसने सोचा था कि एक इतना लो स्कोरिंग मैच इतना ज्यादा एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरपूर हो सकता है। और तारीफ करना होगा इंडियन टीम की भी, क्योंकि एक समय पर इंडियन टीम अपने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वो अपने बॉलिंग से भी विरोधी टीम्स को नाको चने चले चबवा रही है। दांतों तले चले चबवा रही, माफ कीजिएगा मुहावरा थोड़ा गलत हो गया, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि मैं भी आज बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज इस वीडियो में मेरे साथ आदिल और हिमांशु भी मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है। हिमांशु, सारे स्टैट्स जो भी चर्चा करेंगे ये सब बाद में, सिर्फ एक सवाल, क्या इमोशन था आपका इस पूरे मैच में? इमोशन तो वही होता है हमेशा जो कि पाकिस्तान के सामने। मेरे को खासकर 2021 के बाद से ना जब इंडियन टीम पाकिस्तान को हराती है मेरे को दिल से इतना सुकून आता है। और हराए भी क्यों ना, हमारी टॉप क्लास टीम है यार, और पाकिस्तान की टीम जो कि कल थोड़ी उन्होंने टक्कर दे दी, या ये हम कहें कि हमने थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग बना दिया, बट एंड में पाकिस्तान को उनकी वही प्लेस दिखा दी जो जिस पे वो रहने चाहिए। क्योंकि अब टू बी ऑनेस्ट वो इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 में क्वालिफाई करने लायक नहीं है, और इंडिया ने कल वो शो किया। ना उनके पास बैटिंग है और ना उनके पास बॉलिंग है। कल बाबर और रिजवान के लिए जो एक पिच सेट थी कि आप जिस हिसाब की आपको पिच चाहिए होती है उससे बैटिंग करिए, कल वो भी नहीं कर पाए। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत मजा आया रात के 1:30 बजे तक 1 बजे तक जो भी मैच हमने देखा, इतना मजा आया कि ये मजा मैं बार बार लेना चाहता हूँ, ऐसा मजा आया मेरे को ये। आदिल, एक मिनी हार्ट अटैक तो आया होगा? बिल्कुल, बहुत मिनी हार्ट अटैक आया, लेकिन जब बुमराह ने वो विकेट लिया था रिजवान का, उसके बाद से सांसों में सांस आ गई थी कि चलो रिजवान आउट हो गया, अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, अब हो सकता है कि इंडिया आराम से जीत जाए। और हुआ वैसे ही कि रिजवान के आउट होने के बाद फिर उनकी पारी लड़खड़ा गई और वो लोग चेज नहीं कर पाए। और बिल्कुल बुमराह, व्हाट अ प्लेयर ही इज, क्या खूब शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। और जब भी इंडियन टीम मुसीबत में फंसी है देखकर ऐसा लगता है कि बुमराह आते हैं और जब उनका मन होता है वो विकेट चटका के निकल जाते हैं। देखिए उन्होंने अपना कमबैक किया एक तरीके से। 2022 का वर्ल्ड कप उन्होंने मिस किया, तो इस बार उन्होंने दिखाया कि अगर मैं 2022 के वर्ल्ड कप में खेला होता तो शायद ये कहानी कुछ 2022 में भी डिफरेंट होती, क्योंकि यार बहुत कम स्कोर होता है 119, चाहे कोई सी भी पिच हो, कितने भी खराब पिच हो, 119 बहुत कम स्कोर होता है, और पाकिस्तान को चेस भी कर रहा था। आप बुमराह की बात कर रही हैं, बट मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट था मैच का वो था हार्दिक ने जो फकर को आउट किया। क्योंकि अगर फकर रह जाते तो फकर मैच जिता जाते। मेरे को रिजवान के विकेट पे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कहा रिजवान पूरे 20 ओवर खेल जाए, मेरे को पता है रिजवान मैच आउट हो गए, फकर जल्दी मेरे को बिल्कुल था कि मैच अगर हरवाएंगे, मैच जितवाएगा पाकिस्तान को तो फकर जितवाएंगे, मैच अगर कोई हरवाएगा पाकिस्तान को तो रिजवान हरवाएंगे। क्योंकि मेरे को था 20 ओवर खेल ले भाई, तू कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी एक्टिंग करिए, या चोट की आप कुछ भी एक्टिंग करिए। बीच में सिराज ने भी हेलमेट पे बॉल देके मारा उनको, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब
बुमराह के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, बट मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट था मैच का वो था फकर की विकेट लेना, जो हार्दिक पांड्या ने विकेट ली थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आदिल? मेरे लिए टर्निंग पॉइंट वही था रिजवान की, जैसी पिच थी उस हिसाब से लगातार आप हिट नहीं कर पाएंगे, तो टिक कर खेलना बहुत ज्यादा जरूरी था जो रिजवान कर रहे थे। हालांकि बुमराह ने जो उनको बोल्ड मारा है वो एक लाजवाब गेंद थी जिसको खेलना बहुत मुश्किल था, और इसलिए वो रिजवान आउट होते हुए भी नजर आए वहां पे। तो मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट बुमराह को देना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बॉलिंग करी, सिर्फ 14 रन दिए उन्होंने शायद 4 ओवर में, और 3 क्रूशियल विकेट लिए उन्होंने, तो बुमराह को बहुत ज्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूंगा। और बिल्कुल हिमांशु ने अभी कमबैक की भी बात की, तो यहाँ पर एक और कमबैक किया है ऋषभ पंत ने। पहले ही उन्होंने मैच से पहले बोल दिया था कि अगर वो वर्ल्ड कप फाइनल में, पिछले वर्ल्ड कप फाइनल में होते तो या तो 150 पे ऑल आउट हो जाती टीम या तो 300 बनते, और यही कुछ अंदाज उनका इस मैच में भी देखने को मिला। क्या शॉट मार रहे हैं, और जो फैंस थे इंडियन फैंस, अब गए अब बचे, अब गए अब बचे। देखिए मिनी हार्ट अटैक जो आया है ना, वो पाकिस्तान की इनिंग्स में नहीं आया है, वो इंडिया की इनिंग्स में दे दिया था पंत ने, जब एक ही ओवर में एक बार फर्स्ट स्टेप ऊपर से चली गई बॉल, उसके बाद फिर से वो बचा। मतलब ऐसा पंत था कि अरे तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि मैच क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान का इंटरेस्टिंग मैच। उसके बाद दोबारा उस्मान खान ने भी कैच छोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा कैच छोड़ा। भाई अपनी किस्मत वो कहीं और से लिखवा के आए थे। उनको बहुत जीवनदान मिला पंत को, और उन्होंने उसका पूरा फायदा भी उठाया। 41 या 42 रन उन्होंने बनाए, बहुत जरूरी थे वो रन टीम इंडिया के लिए जो पंत ने खेली। और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने भी कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी है जो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया के लिए, और हो रहा है वैसे ही। और मैं कामना करूंगा कि ऐसी उनकी फॉर्म चलती रहे पूरे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, उन्होंने आड़े तिरछे शॉट खेले, गिरे पड़े, जो भी किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो इंडिया के लिए टॉप रन स्कोरर रहे। 42 रन बनाए उन्होंने 31 बॉलों में, और बहुत शानदार पारी खेली। शायद ऋषभ पंत नहीं होते तो जो ये 119 का स्कोर बना ये भी नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, रोहित ने एक नई स्ट्रेटजी, एक नया प्लान लेके आए थे कि वो अक्षर पटेल को ऊपर लेके आए थे। देखिए जब पाकिस्तान के साथ पिछला मुकाबला भी हुआ था तो अक्षर हमें पहले ऊपर खेलते हुए नजर आए थे, क्योंकि वो ऐसा 2022 के वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा, वहां वो रन आउट हो गए थे। बट वो रोहित शर्मा की स्ट्रेटेजी रही है कि एक फ्लोटर की तरीके से एक अक्षर पटेल को ऊपर यूज किया जाए, और कल उन्होंने वो पारी खेल भी दी। मतलब जो उन्होंने 20 रन बनाए वो काफी इंपॉर्टेंट रन भी थे, जैसे भी आए। पहले तो नीचे बैट के नीचे से लग के चौका गया, वहां से उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद उन्होंने खेलना चालू किया। तो जो 20 रन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट 20 रन थे, क्योंकि अगर वहां पे एक और विकेट गिरती तो सूर्या का हम जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनके रिकॉर्ड कैसे रहे, और कल भी हमें वही देखने को मिला। और ये जो 120 रन थे, हो सकता है शायद अगर अक्षर पटेल पहले विकेट देते थे तो ये 100 रन के अंदर भी आउट हो सकती थी। और बिल्कुल आदिल, आपने भी क्रिकेट इतने समय से फॉलो किया है, बहुत चीजों को आप बारीकी से जानते हैं। क्या वजह थी स्ट्रेटजी के पीछे? क्या रोहित चाह रहे थे कि उस समय जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे हैं तो शायद कोई थोड़ी देर टिक के संभाल ले और हमारे जो मेन बैट्समैन है बाद में आए, या क्या वजह थी अक्षर पटेल को ऊपर लाने की? बिल्कुल वजह यही थी कि उनको भी पता है सूर्या में बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं है। अगर वो 2-3 बॉल डॉट करेंगे तो अगली बॉल वो छक्का मारने, हिट मारने जरूर देखते हैं, तो इसीलिए सूर्या को रोका गया। अक्षर पटेल हमने देखा जब मोहम्मद आमिर उनको बॉल कर रहे थे तो लगातार 3 या 4 बॉल उन्होंने बीट करी, लेकिन फिर भी अक्षर ने आखिरी बॉल को भी आराम से खेला, उन्होंने वो हिट करने नहीं गए। तो यही वजह थी कि वो चाहते थे कि कोई थोड़ी देर टिक जाए, स्कोरबोर्ड चलता रहे सिंगल डबल के से, तो टीम इंडिया एक थोड़ी स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। और हुआ वैसे ही। अक्षर पटेल ने कोई आड़े टीड़े शॉट नहीं खेले, सीधा बल्ला से वो खेलते रहे। उससे फायदा ये हुआ कि उन्होंने 20 रन लगाए बोर्ड पे, जो इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और बिल्कुल मैं बात ओपनर्स की भी करूंगी, बॉलर्स की भी करूंगी, लेकिन पहले मैं अक्षर पटेल की और बात करना चाहती हूँ कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जा रहे हैं, टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जा रहे हैं, तो अक्षर को ऊपर भेजा जाए। क्या ये लॉन्ग रन में एक सही स्ट्रेटजी है? नहीं, लॉन्ग रन में मेरे को नहीं लगता ये सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मेरे हिसाब से रोहित टीम के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। पर आपको नहीं लगता कि अभी हम जो बात कर रहे हैं कि सूर्या में पेशेंस नहीं है, पांड्या शायद जल्दी खेल के आउट हो जाए, सूर्या को शायद पेशेंस सीखने की जरूरत नहीं है? पांड्या खेल सकते हैं, पांड्या लॉन्ग इनिंग जरूर खेल सकते हैं। अब लॉन्ग इनिंग वो भी खेल सकते हैं, सूर्या भी खेल सकते हैं, लेकिन सूर्या अगर लॉन्ग इनिंग खेलेंगे तो वो ऐसा खेलेंगे 30 बॉल में 60 रन मार रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हम हर बार अक्षर पटेल को ऊपर नहीं भेज सकते ना। हमारे जो मिडिल ऑर्डर है उनको ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो रहा है तो वहां पर वो टिक कर खेलें। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे हार्दिक पांड्या की बात करते तो उनमें है वो पेशेंस, वो आराम से रुक के खेल सकते हैं। लेकिन वो ऊपर नहीं आए। नहीं, हार्दिक पांड्या क्योंकि फिनिशर हमें चाहिए था नीचे, फिनिशर की जरूरत होती है। देखिए हमारे फिनिशर्स तो काम ही नहीं आ रहे अभी। मतलब यूएसए के मैच में, इस मैच में भी हमने देख लिया कि जडेजा, दुबे
और साथ में हार्दिक पांड्या, इन तीनों के बल्ले से अगर रन नहीं निकलते तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है आगे चल के, क्योंकि आप जडेजा का भी देख लीजिए, फॉर्म बिल्कुल नहीं चल रहा उनका T20 वर्ल्ड कप में, पिछले 1-2 वर्ल्ड कप उठा लीजिए, उसके बाद हमें शिवम दुबे का भी देखा, कल तो उनकी फील्डिंग में भी फॉर्म खराब दी, पहली कैच छोड़ दी, अगर वहां पे वो कैच पकड़ लेता तो इंडिया शायद पहले ही कमबैक कर जाता। कल थोड़ी पाकिस्तान जैसी फील्डिंग की हमारी टीम ने स्टार्टिंग में, बट एंड में आते आते दिखा दिया कि क्यों नंबर 1 T20 टीम है, कैसे उन्होंने कैच पकड़े, खासकर ऋषभ पंत का वो कैच जब उन्होंने फकर जमन का कैच पकड़ा, हेलमेट सामने साथ में दिख रहा है उसके, वो देख उनको पता चल रहा है कि हेलमेट है, तब भी उन्होंने कैच कंप्लीट किया। उसके बाद अर्शदीप ने भी वो कैच कंप्लीट किया, तो काफी मिला जुला मैच दिखा। बट यही जो एक है कि अगर हमारे फिनिशर थोड़ा और अच्छे से संभल के खेलने, क्योंकि हमने 19 ओवर खेल के 120 बनाए थे, अगर वो आखिरी ओवर भी खेल जाते हैं और थोड़ा विकेट बचा लेते तो वो 130 140 हो सकता था। यही बात है कि बात ये नहीं है, रोहित की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही और इस मैच में काम भी आई। चलिए ठीक है, अभी फिनिशर्स का हम ये मान सकते हैं कि इस पिच पर वो नहीं चल रहे हैं, पर आगे मैचेस हम और पिचेस में खेलेंगे और वहां पर उनका चलना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक और बात उठ रही है कि कोहली से ओपनिंग कराए जाना, यूएसए में भी वो जल्दी आउट हुए और कल के मैच में तो हम सबने देखा, और आदिल यहाँ पर हंस रहे हैं क्योंकि हमेशा से वो पक्ष लेते आए हैं कि कोहली को नंबर 3 पर ही आना चाहिए और यशस्वी को ओपनिंग करना चाहिए। अब क्या कहेंगे आप? मैं अभी भी यही बोलूंगा कि यशस्वी को लेके आओ, वो ओपनिंग के लिए सबसे बेहतर पोजीशन है उनके लिए, यशस्वी जायसवाल सबसे अच्छा वहां पे कर सकते हैं, और विराट कोहली की सबसे बेहतरीन पोजीशन है नंबर 3 पे, क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी वहां पे प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ऋषभ पंत ने अच्छा खेला, लेकिन हमने देखा उनके कैच छूटे हैं, अगर वो कैच पकड़े जाते तो वो उतना लंबा इनिंग नहीं खेल पाते। पाकिस्तान को क्रेडिट दे सकते हैं, पाकिस्तान की फील्डिंग को, उनकी फील्डिंग को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए। अगर वो कैच पकड़े जाते तो ऋषभ पंत वो इनिंग नहीं खेल पाते, लेकिन हमने देखा है विराट कोहली नंबर 3 पे आते हैं तो कैसे वो रुक के खेल सकते हैं, आड़े टेढ़े शॉट नहीं खेलते, उनका बैट में जल्दी एज लग के नहीं जाएगा। तो ये सब चीजें हैं जो विराट कोहली के फेवर में रहती है नंबर 3 पे खेलने वाले। एंकर इनिंग जो बोलते हैं वो विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो मैं अब भी यही मानता हूँ कि यशस्वी जायसवाल को आना चाहिए ओपनिंग करने इनके साथ। रोहित यहाँ पर हिमांशु बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, ऐसा पहले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो जनरली होता नहीं है। हिमांशु एनी स्पेशल कमेंट? थोड़ा मैं एग्री, मतलब मेरे को ऐसा है कि विराट कोहली ओपन करेंगे तो ठीक है, उनकी फॉर्म चल रही है, बट मैं थोड़ा एग्री इसलिए करूंगा क्योंकि ठीक है वो आरसीबी के लिए ओपन करते हैं, बट आरसीबी पे भी हमने देखा है कि जब वो आउट हो जाते हैं तो नीचे कोई नहीं संभालता वहां पे। हमने आरसीबी की हालत देखी है, तो हम यार उस फॉर्म को लेके इंडिया की फॉर्म को नहीं चल सकते, क्योंकि इंडिया में भी हमने यही देखने को मिल रहा है कि अगर ओपनिंग प्लेयर हमारा आउट होता है तो नीचे संभाल नहीं पाने अभी कोई। तो हो सकता है शिवम दुबे को ड्रॉप करके एक लेफ्टी यशस्वी शिवम दुबे को इस समय काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि, और कल हमने कई बार देखा रिंकू सिंह बैठे हुए थे बाहर, बार बार कैमरा भी फोकस हो रहा था और काफी सारे मीम्स भी आए कि जब आप में टैलेंट हो और कोई आपको पहचान न दे, देखे ना। देखिए शिवम दुबे का एक ही मकसद था जो उन्होंने कंप्लीट किया कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन करना है, उसके बाद ना वो आईपीएल में चल पा रहे ना वो वर्ल्ड कप में चल पा रहे हैं। हालांकि कल के पिच देखे तो काफी रुक के बॉल आ रही थी, विराट कोहली भी ऐसे आउट हुए, रुक के बॉल आई, उसके बाद एक थोड़ा सा हम क्रेडिट ये भी दे सकते हैं कि चलिए शिवम दुबे को इस तरह की पिचेस में खेलने का भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, रोहित कोहली को तो था और वहां पर शायद वो टिक के खेल सकते थे, पर इंडिया की शायद शुरू से ये अप्रोच थी जो देखने को मिला कि वो एग्रेसिव खेलना चाह रहे थे। उसी एग्रेसिव के चक्कर में मैच भी जीते हैं। हाँ बिल्कुल, वो 80 रन अगर ना बने होते हैं स्टार्टिंग के 10 ओवर में तभी हम मैच भी जीते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में स्लो खेलने लग जाते हैं। इंडिया की अप्रोच सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए दुबे को अगर वो पिचेस पे आप रोक के बहुत ज्यादा देर खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही बॉल पे आपका नाम लिखा है, वो एक बॉल अंदर आएगी बाहर जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आप आउट हो जाएंगे। अगर एग्रेसिव खेलेंगे, पाकिस्तान की टीम को भी हमने देखा बहुत ज्यादा रुक के खेलने की कोशिश की, लेकिन अंजाम क्या हुआ वो सबके सामने है। इंडियन टीम की तो हम बात कर ही रहे हैं और फिर से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात पाकिस्तान टीम की जरूर बनती है और साथ उनके देश वाले बात नहीं कर रहे, हम क्या बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करने लायक ही नहीं है। बाबर आजम एक बार फिर से इतनी खराब, देखते हैं एक बार। कप्तानी भी खराब, उनकी बैटिंग भी खराब, इतनी खराब बैटिंग उन्होंने करी है। मतलब टीम को इतनी ज्यादा जरूरत है जिस टाइम, फिर आप आउट होके चले जा रहे हैं, तो मतलब क्या फायदा ऐसी कप्तानी तो इतनी खराब करी उन्होंने। जो बॉलिंग चेंजेस करवाए वो भी इतने बेकार किए। हालांकि रॉफ ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन फिर भी उनकी कप्तानी में उतना बात नहीं रहा, बिल्कुल खराब कप्तानी थी उनकी। देखिए पाकिस्तान ना पहले इनिंग में सोच रहा होगा कि हम $25 आज फिर से कमाने की, हमें लग रहा है कि $25 कमा लेंगे। पहली इनिंग जब इंडिया की एंड हुई थी, जब उन्होंने पार्टी रख भी ली होगी, मेरे हिसाब से उन्होंने डिनर पार्टी प्लान भी कर ली होगी कि हमने इंडिया को हरा दिया, यूएसए से हारे कोई दिक्कत नहीं, हमने इंडिया को हरा दिया, ऐसा सोच के उन्होंने $25 वाली डिनर पार्टी जो थी वो भी रख ली होगी। बट हमारे बॉलर्स ने उनके $25 भी छीन लिए और साथ में मैच भी छीन लिया और 2 पॉइंट भी छीन लिए।
बिल्कुल। और यहाँ पर बात बॉलर्स की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान बॉलर्स की बहुत हवा बन रहा था कि इस पिचेस में तो बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, हालांकि इस चीज में वो कामयाब हुए कि इंडियन टीम को रोकने में सफल हो गए। अच्छी बॉलिंग तो करे, उनके स्पिनर्स बहुत खराब है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो धार नहीं दिखाई दी। शाहीन शाह अफरीदी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, वो मुद्दे पर खरा नहीं उतरे। हालांकि कल मोहम्मद आमिर की तरफ से भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और नसीम शाह की तरफ से भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। शाहीन अफरीदी की भी अच्छी बॉल थी पहले ओवर में, हालांकि उनकी बॉल उतनी स्विंग नहीं हुई। सात के करीब उनका इकोनॉमी। पहले ओवर में उनकी बॉल ज्यादा स्विंग नहीं हुई, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था। रोहित शर्मा बहुत बड़ा विकेट था उस टाइम, अगर वो रोहित शर्मा को आउट नहीं करते और जैसे अंदाज में रोहित शर्मा खेल रहे थे तो ये रन 150 से ऊपर जरूर जाते। तो मुझे नहीं लगता शाहीन ने खराब किया, अच्छे बॉलिंग करी उन्होंने भी। साथ में हारिस रौफ की बहुत तारीफ करेंगे क्योंकि उन्होंने 3 विकेट लिए, बहुत अच्छे। नसीम शाह ने भी 3 विकेट लिया, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन मैं हमेशा से बोल रहा हूँ पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, जैसे क्वालिटी स्पिनर्स इंडिया के पास है। जैसे अक्षर पटेल ने विकेट लिया कल, तो वो स्पिनर वाली कमी पाकिस्तान के पास नजर आ रही है। मिडिल ओवर में जो स्पिनर उनके आ रहे हैं वो विकेट नहीं ले पा रहे, फिर चाहे वो शादाब खान हो या इफ्तिकार अहमद हो। कल भी उन दोनों के पास कोई विकेट नहीं रहा, तो यही एक मेजर वजह है, रीजन है उनके हारने का भी, कि उनके स्पिनर्स काम नहीं आ रहे। 2 सवाल। बिल्कुल। पहली चीज, क्या पाकिस्तान सुपर 8 में जा सकती है? और दूसरी चीज, पाकिस्तान टीम के लिए अभी जो मन में आ रहा है एकदम रॉ बोल दीजिए। देखिए, पाकिस्तान टीम सुपर 8 में नहीं जा पाएगी, मेरे को अब जैसा लग रहा है, क्योंकि अब चाहे कुछ भी कर ले उनका नेट रन रेट भी कम हो रखा है और इतना भी यूएसए शायद आयरलैंड को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। ऐसा ना हो कि वो भी मैच जीत जाए, उसके बाद तो पाकिस्तान का खेल ही खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान टीम के लिए मैं क्या ही बोलूं यार, आप अब खेलने की बात कर रहे हो कि हम कुदरत का निजाम वो बात कर रहे थे। अब देखते हैं कितना वो हेल्प करता है उनको आगे जाके, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। बट मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान ऐसे सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी तो 2026 के वर्ल्ड कप के लिए उन्हें क्वालिफायर्स खेलने पड़ जाएंगे। ऐसी नौबत आ गई है। तो पाकिस्तान वालों यार कुछ करो अपनी बैटिंग लाइनअप का, ये दोस्ती यारी प्लेइंग 11 खत्म करवाओ। ये जो आपके चीफ सिलेक्टर्स ऊपर बैठे हुए हैं उनसे बात, उनको एक तरीके से कुछ प्रोटेस्ट निकालो, कुछ भी करो, पर तुम्हारी टीम अब वैसी नहीं है। अपने लेजेंड्स को देखो यार, वो कल कैसे परेशान हो गए थे कमेंट्री बॉक्स में। ऐसा लगा कि वो एक तरीके से जलील हो रहे हैं कि यार कहां से मैच हार रहे हैं हम, कहां से को जीता जिताया मैच हार रहे हैं। तो पाकिस्तान वालों, $25 वाली डिनर छोड़ो, अपने खेल पे ध्यान दो थोड़ा। उसमें अब पेशेंस के साथ खेलोगे, थोड़ी प्लानिंग के साथ खेलोगे तो शायद जीत भी सकते हो। आपके कोच गैरी क्रिस्टन है, काफी अच्छे कोच हैं, अगर उनके साथ भी तुम ऐसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक यहाँ पर छोटी सी बात और बता दें, जब टीम मीटिंग चल रही थी तो एक छोटा सा नजारा देखने को मिला था कि सब रिजवान और बाबर की बात सुन रहे थे और गैरी क्रिस्टन कहीं पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, वो बस कोच के लिए रखते हैं कि कोच हमने भर दिया, कोच की पोजीशन फिल कर दिया, उसके बाद हमें कोच से मतलब नहीं है। हम अपनी टूटी वोटी इंग्लिश में एक दूसरे को प्लेयर को समझाएंगे, उनकी वीडियोस भी काफी वायरल होती है। हम उसमें भी जो हमारी नेटिव लैंग्वेज उसमें भी बात नहीं करेंगे, हम इंग्लिश में समझाएंगे। की भाषा समझने में दिक्कत आ रही थी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए वो दूर बैठे हुए थे। कम्युनिकेशन गैप जरूर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आता नहीं है बोलना, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन में दिक्कत जरूर होती होगी। फिर ऐसा जरूर हो सकता है कि वो ट्रांसलेटर हो जो गैरी क्रिस्टन इंग्लिश में बोले तो उनको उर्दू में या हिंदी में समझाए। चलिए, अब शायद पाकिस्तान को समझ में आ जाए कि दोस्ती यारी भाई पड़ती है भारी। नहीं समझ आएगा, मेरे को अभी भी है, उनको नहीं समझ आने वाला। और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर होगी, फिर वो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करेंगे, वो इसी चीज से खुश रहते हैं। हमारी इंडिया टीम की अभी बड़ी सोच है और इस वर्ल्ड कप में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, कुछ बड़ी टीम्स बाहर होते हुए भी नजर आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर है। बहुत सारे अपसेट्स चल रहे हैं, आगे चल के बिल्कुल देखने वाली बात होगी। और बहुत ही लो स्कोरिंग होते हुए भी ये T20 वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और कल का ये जो मैच था भारत पाकिस्तान का, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।